ऑफ गैसेस। ठीक है, टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि यदि मैं कहूं बेटा मेरी तबीयत खराब होगी, आज नहीं पढ़ा रहा मैं, इसके न्यूमेरिकल आप ऐसे ही करना चालू कर सकते हो। मैं इस चैप्टर को शुरुआत करूं ना करूं, बॉनी करूं ना करूं, या ठीक है ना, आप इसके सवाल तो अभी करना चालू कर सकते हो। घर पे जाके कोशिश करिएगा। पीवी बराबर एनआरटी, मोर देन 50% क्वेश्चन, नॉट मोर देन 50% तो है ही है। पीवी बराबर एनआरटी पर, ठीक है, चारों तरफ से है उसकी खुशबू आती। पीवी बराबर एनआरटी याद होगा आपको, इसी पे हो जाएंगे कई सवाल। लेकिन चलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अच्छा मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, जितना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एजम्पशंस मानेंगे। यदि हम वो एजम्पशंस ना माने तो हम कोई परफेक्ट मैथमेटिक्स डिजाइन ही नहीं कर सकते। कोई परफेक्ट मैथमेटिक्स डिजाइन, अच्छा भले ही मैं वर्ड बोल रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन इनडायरेक्टली उसका ये जो डायलॉग है वो आइडियल गैस के लिए ही है। मतलब हम आइडियल गैस बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ध्यान रखना, आइडियल गैस बिहेवियर ही पढ़ेगी। भले मैंने सिंपली इतना बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, पढ़ेंगे आइडियल गैस, क्योंकि पढ़ी ही आइडियल गैस जा सकती है जो थ्योरेटिकल, सॉरी मैथमेटिकली, क्योंकि रियल गैस के लिए कोई प्रॉपर मैथमेटिक्स आज तक हम डिजाइन नहीं कर पाए। तो एक्चुअल में हमारे पास होती रियल गैस है, लेकिन हम पढ़ते आइडियल गैस है। उसका रीजन, क्योंकि इनके लिए हमारे पास आज तक कोई प्रॉपर एक मैथमेटिक्स, कोई रूल्स रेगुलेशन कोई है नहीं अभी तक। लेकिन हम रियल गैस को ये मान लें कि नहीं आइडियल बिहेवियर शो करती है, तो इसके लिए कुछ तो मैथमेटिक्स है हमारे पास, कुछ तो है। एक्चुअली मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है मेरा अपना खुद का, कि यदि बुरा और बहुत बुरा आपको चुनना हो, है ना, बुरा और बहुत बुरा चुनना हो, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं जब आइडियल गैस होती ही नहीं है तो पढ़ाते क्यों है। उसका छोटा सा रीजन शायद समझ जाओ आप। आइडियल गैस होती ही नहीं है, नो डाउट मानते हैं, लेकिन यदि हम रियल गैस पढ़े तो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, आसपास भी नहीं है हम। ठीक है, अब जैसे मुझसे कोई पूछे अलीगढ़ कहाँ है, अब मेरे को अलीगढ़ के बारे में जानकारी ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, पता नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया हो, अलीगढ़ यहाँ से करीब ऐसा होगा 70-75 किलोमीटर दूर। अब मैंने यदि इतना भी बोल दिया तो सामने वाले ने कुछ तो डिसीजन मेकिंग स्टेप लिए होंगे, अच्छा 70-75 किलोमीटर है लगभग, हाँ इतना ही होगा लगभग, तो वो उसी हिसाब से गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेगा या उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। और एक मैं कुछ नहीं बोल रहा, अलीगढ़ किधर है मुझे नहीं पता। तो अब आप बताओ कौन सा वाला ऑप्शन था। भले ही मुझे एक्यूरेट नहीं पता यहाँ से कि अलीगढ़ कितना एक्यूरेट है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइडिया भी दे देंगे तो वो कुछ तो डिसीजन लेगा कि चलो हम इधर चलते हैं। वही चीज कि मेरे 70-75 बोलने का मतलब ये नहीं कि अलीगढ़ एग्जैक्टली, या मैंने ऐसे डायलॉग नहीं बोला कि अलीगढ़ 70 किलोमीटर दूर है ना, 70.223 ऐसे किलोमीटर दूर है, नहीं ऐसे नहीं बोला मैंने, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो जनरेट हुआ ना। तो वही चीज आइडियल गैस के साथ। और बताता हूँ, हम ना बड़े चंट लोग हैं फिजिक्स वाले। आपको ध्यान होगा जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम है, सब जानते हैं ये ए बी और सी हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, ये सबको पता है। लेकिन हम इतने चंट हैं कि यदि बाई चांस हमारे को ऐसा ट्राइंगल मिल जाए जिसका ये एंगल 90 ना होके सपोज करो 93 डिग्री है, हम इतने चंट हैं हम फिर भी लगा लेते। हम इतना, अरे बिल्कुल लगाना चाहिए, अप्रोक्सीमेट तो आएगा रिजल्ट, आसपास तो आएगा, तो क्या हुआ, ये थ्योरम भली 90 के लिए बनी है, इसके लिए लगा लेंगे। तो सेम ऐसे समझो, आइडियल गैस का मतलब आइडियल बिहेवियर ऐसे है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, है ना, लगेगा रिजल्ट, कोई बात नहीं। यदि आइडियल नहीं है तो आसपास भटकेगा, एक्यूरेट नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो एस्टिमेशन हमारे पास आएंगे ना। तो बस आइडियल गैस भली होती नहीं है पर कुछ पढ़ने को हमें सहूलियत तो देती है, कुछ आइडिया तो देती है। वही डायलॉग, यदि बुरा और बहुत बुरा हमें चुनना हो तो फिर हम बुरा चुन लेते हैं। बुरा ये कि हम एक ऐसी गैस का बिहेवियर पढ़ रहे हैं जो है ही नहीं, और बहुत बुरा ये पढ़ लो कुछ है ही नहीं हमारे पास पढ़ने को। अब आ गया समझ में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए अब आ जाइए, अब हम कुछ एजम्पशंस की क्या 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 एजम्पशंस माननी पड़ती है जो रियल गैस में नहीं होती, हमें उन्हें ये एजम्पशन मान लो, उन्हें आइडियल गैस। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में मैं काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज देना पड़ जाएगा। पहला जो मेन इसमें है उसको समझिए। आइडियल, आपको ध्यान है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स को यदि मैं एफ बोलूं,
तो ये फोर्स सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती है ना, और ये फोर्स लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है, और गैस में तो बहुत वीक हो जाती है ये फोर्सेस। एफ इस समय क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, तभी वो सॉलिड है। उनकी एक डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम है। लिक्विड में वॉल्यूम तो डेफिनेट हो जाता है, लेकिन शेप खत्म उसी हो जाती है। और गैस इतनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, वीक, ये जो फोर्स होती है बहुत वीक होती है, वीक, ठीक है ना, तभी तो गैस एक्सपेंड भी कर जाती है ना ये। लेकिन यदि हम इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को, ये जो एफ है, इसको जीरो मान लें, तो वो कहलाती है आइडियल गैस। हमने थर्मोडायनेमिक्स में खूब पढ़ा है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, ये जीरो। इंटरमोलिकुलर फोर्स होती ही नहीं, हम ये एज्यूम करेंगे। और थोड़ा सा याद हो आपको, थर्मोडायनेमिक्स में जब हम टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी निकालते थे किसी भी सिस्टम की, तो उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड, याद है कि नहीं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल प्लस इंटरनल काइनेटिक, ऐसे पढ़ते थे, है ना। इसमें भी होती है दोनों, इसमें भी दोनों होती है। ये किस पे डिपेंड करती थी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है। पास में जाना, वीडियोस देखना यदि रिवाइज करना हो तो, कि ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और आज तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कब होती है, जब फोर्सेस होती है तब होती है जनरेट। अब आप ध्यान करो, यदि याद हो तो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें होगी, ये थोड़ी वीक हो जाएगी, थोड़ी वीक हो जाएगी। आइडियल गैस में इसकी वैल्यू कितनी थी, आइडियल गैस जब पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि वहां ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स हम मानते ही नहीं थे, होती ही नहीं है, ये एजम्पशन है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स हम मानते ही नहीं थे, तो ये कहानी खत्म। तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्योर काइनेटिक होती है, यानी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये मैं पिछली क्लास का रिवीजन, मतलब पास की कुछ क्लासों का रिवाइज करा दूं। ये आइडियल गैस की सबसे मेन एजम्पशन होती है कि हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स माननी ही नहीं है। अब कुछ और भी एजम्पशंस है, मैंने जो नोट्स भेजे उसमें लिख रही होंगी, हाँ थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, कोई उसमें पहले लिख रही होगी, मैं यहाँ बाद में बताऊंगा। तो देखिए कुछ, सबसे पहली चीज, सारे मॉलिक्यूल, जैसे वो होती है ना, बंदरों की सेना होती है हमारे लिए, बंदरों की जो सेना, हमें वाले बंदरों में अंदर ही नहीं पता चलता कि आपस में पहचानते कैसे होंगे। सभी बंदर एक ही शकल एक सी लगती है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम। तो वैसे ही किसी चैम्बर में यदि कोई गैस भरी हुई है तो वो हमारे लिए बंदर है, एक सिंगल गैस भरी हुई है। बंदरों के बीच में लंगूर नहीं होना चाहिए, लंगूर तो पहचान लेते हम, है ना, बंदर 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 बंदर, तो मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि कौन सा मॉलिक्यूल, मतलब यदि पलक झपक जाएंगे ना और ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो हमें पता नहीं चलेगा। सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मान लें, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। यदि एक ही गैस भरी है आपने, मान लो आपने हाइड्रोजन भरी है, तो हाइड्रोजन के सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, आपको उसमें भेदभाव नहीं करना, आप कर भी नहीं पाओगे। सबका मास एक जैसा, सबका साइज एक जैसा, और सबको स्फेरिकल मानने हैं, और परफेक्ट रिजिड स्फेयर मानने, हमें ये मानना है कि ये आपस में जब टक्कर मारेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई पिचक जाएगा, कोई लुढ़क जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोलिजन्स भी होंगे ना, अभी बताएंगे हम। तो एक एजम्पशन ये कि सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। दूसरा, ये कोई भी रेस्ट पे नहीं है, कोई भी रेस्ट पे नहीं है इस चैम्बर में। ऑल आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, कोई कहीं जा रहा है, 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 सब रैंडम मोशन में है। द मोशन इज प्योर रैंडम। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए रुके हुए दिखा दिए, पर कोई रुका हुआ नहीं होगा, सब कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होंगे। अब जब रैंडम मोशन में होंगे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आपस में टक्करें भी होंगी। तो इसमें दो तरीके के कोलिजन होते हैं, आपस में और दीवारों से। आपस में कोलिजन हो रहे होते हैं, दीवारों में हो रहे होते हैं। दीवारों पे कोलिजन होते हैं, इसलिए गैस दीवारों पर प्रेशर जनरेट करती है। किसी भी सिस्टम में गैस बढ़ दीजिए, उसकी दीवारों में पक्का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कम या ज्यादा वो बात होगी। आप टायर में हवा भरते हो, जैसे जैसे हवा बढ़ती है टायर के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। वो प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है उस दीवारों पर? गैस जो आपने भरी है, एयर भरी हो चाहे कुछ भी भरी हो। होपफुली ये भी समझ में आ गया कि दीज आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। और जब ये कोलिजन होंगे, कोलिजन ऐसे नहीं होंगे कि चिपक गए आराम से, कट तुरंत हट जाएंगे, टक, चाहे वो दीवार से हो चाहे कैसा भी हो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। एक और चीज, ये जो कोलिजन्स हैं, ये जो कोलिजन्स हुए, ये आप एज्यूम करेंगे, एजम्पशन है, परफेक्टली इलास्टिक मानेंगे हम, तभी हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे इजी, परफेक्टली इलास्टिक।
हालांकि ये होते पार्शियल इलास्टिक है, लेकिन हम परफेक्टली इलास्टिक मानेंगे कोलिजन, चाहे वो आपस के कोलिजन हो चाहे दीवार से कोलिजन हो। अब थोड़ा फ्लैशबैक में आओ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब माना है वो इसलिए माना है ताकि हम इससे कुछ मैथमेटिक्स उधार मांग सके। तो इसकी प्रॉपर्टीज याद करो, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता था, मोमेंटम कंजर्व रहता था, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती थी। याद करो, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम भी कंजर्व रहता था। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे डेरिवेशंस के दौरान। यानी इसका मतलब यदि ये सुनना, ये मॉलिक्यूल दीवार से टकराया तो जिस स्पीड से टकराया होगा वही स्पीड आएगी, वही स्पीड आएगी, क्योंकि देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और यदि आपस में टकराएंगे, आपस में, तो आपको ध्यान होगा जब दो सेम मास की बॉडी आपस में टकरा जाती थी तो उनकी स्पीड स्वैप हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, यदि वो इलास्टिक कोलिजन है तो। याद आया या नहीं याद आया? मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो आपस में टकराएंगे तो स्पीड स्वैप हो जाएंगी, और दीवार से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कंजर्व रहनी है तो उसी स्पीड से लौट के आ जाएंगे। जल्दी बोलो, समझ में आया? याद आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो, चाहे जय माता दी बोल दो, नहीं बोलोगे। हाँ अब आ जाओ। अच्छा अब लाइन से आते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम डिले। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ मैं एक्चुअली बीच बीच में जगाता रहता हूँ ना, जग रहे हो कि नहीं जग रहे? हाँ लेट्स मूव। कि ये कोलिजन्स हो गया, ठीक। अब एक और चीज, मोशन प्योर रैंडम है। आप ये नहीं कहोगे कि पार्टिकल सारे एक्स की ओर जा रहे हैं, वाई की ओर जा रहे हैं या जेड की ओर, सब प्योर रैंडम कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। अगली बात और क्या रह गया? हाँ इसमें हम मॉलिक्यूलों में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर मार के चलेंगे। ग्रेविटी नहीं इग्नोर कर रहे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ग्रेविटी तो इस अर्थ पे, मान लो इस अर्थ पे सब पे 9.8 है, वो तो 9.8 9.8 9.8 9.8 सब पे लग रही है, लेकिन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे सुनिए, वेट होता है mg, है ना? अब जी भले ही 9.8 है, लेकिन इनका मास तो 0.00000000 होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 या 24, तो ये सब मिला के नियरली 0 रहता है वेट। मतलब आपको वेट इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा इसका एक सिंपल सा प्रूफ, ये तो कोई बहुत बड़ी एजेंशन भी नहीं है। आप ये बताइए, सारे मॉलिक्यूल रैंडमली इस कमरे में, आपके कमरे में घूम रहे हैं कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सब रैंडमली घूम रहे हैं। यदि इन पर ग्रेविटी वर्क कर रही होती, इफेक्टिव होती, मतलब नेग्लिजिबल नहीं होती, तो सारे मॉलिक्यूल अपने वेट की वजह से नीचे हो जाते, फर्श पे गिर जाते। हम पे तो खड़े होकर सांस भी नहीं ले पाते। सांस क्यों नहीं ले पा रहा मैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं मेरे यहाँ पर लेवल में, सब नीचे गिर गई ऑक्सीजन। सोच के देखो, यदि इन पर ग्रेविटी वाकई इफेक्टिव होती तो वो ऊपर कैसे घूम रहे होते? सब नीचे गिरे पड़े होते फर्श में। जैसे ये चौक है, छोड़ दो नीचे गिर जाएगा वेट की वजह से, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे भी तो ग्रेविटी लग रही है। हाँ लग रही है, पर वो नेग्लिजिबल है। तो पहले बताओ, ये बात भी समझ में आ गई? सब मॉलिक्यूल नीचे जमीन पे लेटे होते, हम तो खड़े खड़े सब लेट लेट के सांस ले रहे होते, लेट लेट के सब नागिन स्टाइल में चल रहे होते सब, है क्योंकि सांस तो नीचे ही ले पाएंगे। तो यानी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपको इग्नोर करना है। क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब ये जो कोलिजन्स होंगे आपस में, जब मॉलिक्यूल चलेंगे कंटिन्यूअसली, तो आप ये मानेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन चल रहे, है ना? चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, मतलब ये आगे जाके टकरा गया, टक टक। तो दो कोलिजन के बीच में जो ट्रैक है इनका स्ट्रेट लाइन मानेंगे, प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे। क्योंकि यदि ग्रेविटी होती, तो ध्यान करो, जब हम किसी को यूं फेंकते हैं तो वो यूं जाता था, जब ग्रेविटी होती थी तो ऐसी चुल नहीं करेंगे। अब ग्रेविटी नहीं है तो सीधे जाने दो उसको। तो हम ये मानेंगे एजम्पशन की ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, टक 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 कर, तो दो कोलिजन के बीच में वो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। और क्या मानेंगे एजम्पशन? हम ये मानेंगे कि डेंसिटी पूरे चैम्बर में यूनिफॉर्म रहेगी। ये नहीं कहीं दुबक्के बैठ गए इधर, सब एक जगह आके इकट्ठे हो गए, सब एक जगह नहीं, ऐसे नहीं, सब यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। ठीक है, बशर्ते आप कोई चुल अलग से नहीं कर रहे हो, सिंपली एक चैम्बर में गैस रख के छोड़ दी तो वो यूनिफॉर्म होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा हमें एज्यूम करना ही नहीं है। एक चीज और, हम एक और चीज मानेंगे कि कंटेनर, अब देखिए एक चीज और, ये थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझेंगे इस वाली एजम्पशंस को। मैंने कहा मेरे एजम्पशन हो सकता है नोट्स में आगे पीछे हो, लेकिन मिल सब जाएंगे। एक और चीज हम ये मानेंगे कि इस कंटेनर का साइज, कंटेनर के साइज के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है कंटेनर की। ऐसे समझो जैसे इतनी बड़ी गैलेक्सी में हमारी अर्थ की औकात है, ऐसे मानेंगे तो उतनी थ्योरी एक्यूरेट होगी, उतनी थ्योरी एक्यूरेट होगी। एक्चुअली एक चीज होगा,
एक्चुअली मैं क्या भूला, क्या बता रहा था मैं, बताते बताते भूल गया कि इतने बड़े चैम्बर के सामने इसका जो साइज है आपको क्या मानना है, नेग्लिजिबल मानना है। हाँ आगे ध्यान, क्या बता रहा था। अब देखिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है यदि आइडियल गैस है तो। लेकिन ये थ्योरी, अब बताओ, एक चैम्बर है जिसमें दो मॉलिक्यूल पड़े हैं और एक चैम्बर है जिसमें मैंने गैस ठुस करके भर दी खूब अच्छी खासी, ठीक है, खूब अच्छी खासी ठुस करके बहुत सारे, यानी उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भी होंगे। जब आप अच्छे से भर दोगे गैस को तो मॉलिक्यूल भी बहुत सारे होंगे। तो अब आप बताओ, हम जो ये मान रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होती है आइडियल गैस में, आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो, दिस एफ इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होती है, वो इसमें ज्यादा वैलिड लग रही है या इसमें ज्यादा वैलिड लग रही है? ऑप्शन ए में ज्यादा वैलिड लग रही है या ऑप्शन बी में ज्यादा क्लोज लग रही है? बताओ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है, वो यहां ज्यादा थोड़ा सा एक्यूरेट लग रही है, यहां ज्यादा एक्यूरेट लग रही है? जल्दी बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी, बिल्कुल ठीक हर्ष, बिल्कुल ठीक विधि। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होगी, वो किसमें ज्यादा सटीक बैठेगी? जल्दी बोलो, केवल दो ही लोग बोल पाए, अच्छा उनका दिमाग, बाकी नहीं चला पा रहे थे। The intermolecular force between two molecules is zero in ideal gas. ये एक एजम्पशन ही तो है। ये एजम्पशन कहां ज्यादा सुटेबल लग रही है? होती तो नहीं है लेकिन कहां फिर भी सुटेबल लग रही है, वो यहां लगनी चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर हो पाएंगे, क्योंकि चेंबर में हमने दो मॉलिक्यूल ही रख दिए, रैंडम मोशन में है। लेकिन जब तुमने गैस को ही ठूस ठूस के भर दिए, जैसे जनरल बोगी में लोग भर देते हैं ना, जनरल बोगी में लोगों को भर देते हैं वही, तो यार इसमें यार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज्यादा आप मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओगे उतनी एजम्पशन खराब होती चली जाएगी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओगे उतनी एजम्पशन खराब होती चली जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी एजम्पशन एग्जैक्ट तो नहीं बैठेंगे लेकिन थोड़ी सटीक तो बैठे, है ना। अब अलीगढ़ 70-75 किलोमीटर दूर है, एक्यूरेट नहीं पर थोड़ा बहुत आसपास तो है। मैं कह दूं अलीगढ़ यहाँ से 50,000 किलोमीटर दूर है, ये तो कोई तुक नहीं हुई। या अलीगढ़ यहाँ से 2 किलोमीटर, अरे 5 किलोमीटर चलना है, उसने 5 किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाया, आगे जाके गाड़ी बंद, अब ले ली तू। तो ये क्या बात हुई? तो ठीक है, तो आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होती है, वो यहाँ ज्यादा सटीक बैठ रही है बजाय उसके कंपेरिजन में। यहाँ तो ठूस दिए तुमने मॉलिक्यूल, जब पास पास होंगे तो, क्योंकि यहाँ ना पास पास होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी? तो इसलिए अब बताओ, यहाँ तुमने गैस ठूस के भरी है तो यहाँ प्रेशर हाई है ना। हाउ इज द प्रेशर? हाई सर। हाउ इज द प्रेशर? हाई सर, जब आप इतने मॉलिक्यूल भर दोगे तो। और यहाँ प्रेशर कैसा है? लो। तो अब आप बताइए, आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के करीब कब ज्यादा पाया जाएगा? ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में? फिर से बताओ, आप चाहते हो कि हम जो आइडियल गैस के लिए थ्योरी बनाए वो रियल गैस पे ज्यादा से ज्यादा सटीक बैठे, ज्यादा से ज्यादा सटीक बैठे, तो वो ए में ही तो मिलेगा, यानी लो प्रेशर। ऊपर से यदि इनके बीच में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग आ भी रही है, तो आप एक काम और कर जाओ, टेम्परेचर को हाई कर दो। हाई टेम्परेचर से ना इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, तो आपस की बॉन्डिंग पे असर टूट जाएगा। एक्चुअली टेम्परेचर ना रैंडमनेस बढ़ाता है, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ा देता है, तो इनके आपस में यदि थोड़े बहुत बॉन्डिंग इफेक्ट आ भी रहे होंगे ना, तो ये उनको खराब करेगा। तो इसलिए एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये बात थर्मोडायनेमिक्स में भी बता चुका था, लेकिन क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही है ये चीजें, पहले तो एक ही टॉपिक हुआ करता था, अब तोड़ दिया ये। पहले तो एक ही टॉपिक होता था, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल प्रॉपर्टी भी, काइनेटिक थ्योरी भी, सब एक ही में पढ़ाया जाता था। ठीक, तो ये चीज तो याद रखना, एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आप रियल गैस को काफी करीब पाओगे आप आइडियल गैस बिहेवियर के। होपफुली ये एजम्पशंस आपने सुन ली होंगी, नोट्स में लिख रही है आपके, पहुंचाई दी है मैंने। अब आते हैं, यदि किसी कंटेनर में एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को करते हैं, डेरिवेशन आने की संभावना है पर इतनी भी नहीं है। हेडिंग है प्रेशर ऑफ गैस, हेडिंग है प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, इतना एक और बात बता दूं, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, ये वो टॉपिक है जो गैस लॉ के बाद आया है। मतलब गैस लॉ बहुत पहले 1800 उसमें दे दिए गए थे, चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस सब दे दी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे, दोनों थे, दोस्त थे, उन्होंने डेवलप करी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
उन्होंने ये अपने जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ना अपने तरीके से प्रूव कर दिए उन्होंने सबने, ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हम करंटली पढ़ रहे हैं। चलिए अब है प्रेशर ऑफ गैस। हम इस टॉपिक में ये निकालने जा रहे हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है, प्योर फिजिक्स है ये, तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, प्योर फिजिक्स है ये, स्मार्ट फिजिक्स है ये, कि यदि हम एक कंटेनर में गैस भर दें, है ना, इसमें है मेरे पास एक बैलून तो है, ये बैलून है, इसमें यदि गैस भर दो तो इसकी दीवारों पे कितना प्रेशर आता है, हम ये निकालना चाह रहे हैं। पर दुनिया की सबसे सस्ती शेप होती है क्यूब, उससे सस्ती कोई शेप ही नहीं है। बचपन में यदि सबसे पहले किसी को वॉल्यूम पढ़ाया जाएगा, किसी को वॉल्यूम के बारे में बताया जाएगा, आई डोंट नो किस क्लास में आता है तो मैं भूल गया, जब भी मेंसुरेशन आएगी वॉल्यूम पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज पढ़ाई जाएगी, सोचो क्या चीज पढ़ाई जाती है, क्यूब, क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। उसके बाद क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर तो बाद में आते हैं। तो एक काम करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, हेडिंग ध्यान है प्रेशर ऑफ गैस। मैंने एक कंटेनर लिया क्यूब, ठीक है। अब क्यूब जैसा ही मानना जब बोल रहा हूं तो थोड़ा बहुत, मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं, ठीक है। और इसकी जो साइडें हैं वो एल 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 एल, ठीक है, ये रही एल, ओके। एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और इस दीवार को स्पेसिफिक एबीसीडी मान लेते हैं, इस दीवार का नाम, ये जो दीवार है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के सामने रखी है। एक्स एक्सिस यानी यदि मैं ये डिब्बा लू, ये डिब्बा क्यूब मान लेना, हालांकि ये क्यूबॉइड है, ये डिब्बा है, तो ये वाली जो दीवार है, ये वाली ऐसे इधर होगी, ये है ना, और ये एक्स एक्सिस है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल जब इस पे टकराएंगे, एक मिनट ऐसे, ठीक। अभी मैं पहले कुछ बातें और बोल दूं फिर बात करेंगे, क्योंकि अब बताइए ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, ये जो मैंने कंटेनर दिया है, पता ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, इसको वी लिख देता हूं ना, एल क्यूब। क्या ये कहना उचित होगा, इसमें गैस भरूंगा मैं, अब मैं इसमें गैस भर दूंगा, ठीक है, इसमें गैस भरेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब हो गया। क्या ये कहना उचित होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस भी यही है, बताना होगा, यही होगा, क्योंकि जिस चैम्बर में आप गैस भर दोगे उसी चैम्बर जैसा वॉल्यूम हो जाता है, गैस का वॉल्यूम भी यही होगा, ठीक। अब सुनिए, इसमें मैंने सपोज करो गैस भर दी और एन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मास ऑफ द गैस एन मॉलिक्यूल, सभी आइडेंटिकल, सभी एक जैसे, मैंने कहा ना, बंदर 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 सब एक से लगते हैं हमें, तो ये एक ही, और हाँ एक ही गैस भरी है अभी हमने, कोई मिक्सचर नहीं भरा कि हाइड्रोजन नहीं भर दी, नाइट्रोजन नहीं भर दी ना, अभी लूट नहीं लेनी, सस्ता लेना है ना डेरिवेशन, तो एक कोई सिंगल गैस भर दीजिए, भर दी, तो बताना लेट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्मॉल एम, एक मॉलिक्यूल दिखा देता हूं ये, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन मान लेता हूं, एन मॉलिक्यूल्स एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यदि मैं एक मोल गैस भरता हूं तो फिर ये एन हमें पता होगा, एन ए होगा, याद रखना। यदि मैं ये बोल दूं न्यूमेरिकल में या किसी कंसेप्ट में कि माना ये एक मोल गैस है, तो फिर तो हमें पता होगा ना ये एन ए होगा, लेकिन ये तब होगा जब मैं ये लिखूं कि ये एक मोल गैस है। तो अभी कितनी भी हो सकती है, तो एन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, एन ए से दोस्ती है ना आपकी, कोई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कि दुनिया के ब्रह्मांड में एक मोल सब्सटेंस में इतनी पार्टिकल होते हैं। तो अब बताइए, तो मास ऑफ गैस कितना हो गया, मास ऑफ गैस, उसे मैं कैपिटल एम लिख देता हूं, मैंने एम वर्ड ये यूज किया है, लेकिन ध्यान रखना ये स्मॉल एम बनाया है, ये मैंने कैपिटल एम बनाया है। द एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, एक बंदर का मास है, क्लियर है। और मास ऑफ गैस का मतलब मैं एंटायर गैस जो चैम्बर में भरी है, तो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, और रॉकेट साइंस डेरिवेशन भी नहीं आने वाला, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो ये मास ऑफ गैस हो गया। अब देखिए ये जा रहा होगा 3D में, मतलब 3 डायमेंशन मोशन है ये, मतलब मक्खी का मोशन इन द बिगनिंग हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन पढ़ लिए थे, तो ये किस खेत की मूली है, तो बताना। जब हवा में पतंग उड़ती है तो वो 3 डायमेंशन मोशन होता है कि नहीं होता, आंधी में पेपर उड़ता है 3 डायमेंशन मोशन होता है, तो ये भी तो 3 डायमेंशन मोशन है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, अच्छा हाँ एक चीज में शायद जंग लग गई हो, तो कोशिश करता हूं उसे जंग को छुड़ाने की। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वेलोसिटी को आप ऐसे लिखते हो वी एक्स आई कैप
पक्का जंग लग गई होगी, वी बाई जे कैप और वी जेड के कैप। ये वेलोसिटी लिखी जाती है जब 3 डायमेंशनल वेलोसिटी होती है किसी में तो। और यदि मैं आपसे कहूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपली वी निकालो, तो ये होती है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ही किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है, हर वेक्टर का निकलता है, नथिंग इज स्पेशल टू, ठीक है। दुनिया के हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलते ही ऐसा है। एक तो ये जंग छुड़ा लो अपनी। दूसरी, जब किसी सिस्टम पे फोर्स निकालनी हो हमें, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसके मोमेंटम में क्या चेंज हुआ है अपॉन रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल बेटा रैंडमली जा रहा है। अब इसमें एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, एक वाई कंपोनेंट भी होगा, एक जेड कंपोनेंट भी होगा, है ना भाई। वेलोसिटी जो मैं मान रहा हूं, कुछ एक्स कंपोनेंट, कुछ वाई, कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा, ठीक। अब एक काम करो, यदि मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने वॉल शेड की है ना, मैं चाहता हूं इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो इस वेलोसिटी कंपोनेंट से जाएगा, ये कंपोनेंट तो इसको इस दीवार को हिट कराने के लिए मोटिवेट कर रहा है ना। ये वाला कंपोनेंट, ये जो ऊपर जा रहा है, ये कंपोनेंट इसको इस दीवार पे थोड़ी सी मोटिवेट करा रहा, मतलब हिट करने के लिए। ये वाला जो कंपोनेंट है वो फ्रंट वाली दीवार पे मोटिवेट कराएगा। हाँ, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये इसको इस वाली दीवार पे हिट कराएगा। ये बात समझ में आती है नहीं आती बोलो? बताइए, यदि आपका उद्देश्य ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इस दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा है, यदि हम और आप मिलकर चाहते हैं कि इस दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो अभी इस कंपोनेंट को स्किप मार सकते हो, इस वाले कंपोनेंट को स्किप मार सकते हो, क्योंकि इन दो कंपोनेंटों का इस दीवार पर ले जाने का रोल नहीं है। ये वाला कंपोनेंट इसे इस दीवार पे ले जाने चाह रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाली दीवार पे ले जाना चाह रहा होगा, और ये जेड जो फ्रंट पे 3D सोच पा रहे हो तो ठीक है। 3D, यदि ये एक क्यूब है तो ये वाली दीवार, तो ये वाली दीवार, तो ये रही जो शेड हो गई, इस पे स्टिकर भी लग रहा है ना। और जेड वाली दीवार हो गई ये वाली जिसपे अम्मा जान लिख रहा है ना। ये जेड वाली दीवार, इसके अंदर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसे समझ लो। कोई इधर जा रहा है और एक मैंने ऊपर वाला भी खोल दिया, कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक। एक काम करते हैं, क्योंकि जब हमारा उद्देश्य यही है कि इस दीवार पे कितनी फोर्स लग रही है, तो मैंने बाकी के हटा सावन की घटा बत्ती बजा, है ना। अब देखिए, ये रहा हमारे पास पहला पार्टिकल। अरे पार्टिकल, मैं नाम जरूर पहला बोल रहा हूं, लेकिन सभी बंदर एक से है ना यहाँ, पार्टिकल एक से। लेकिन अब यानी एक समस्या क्या हो गई, जब क्लास में कई सारे, एक बात हो, जब मैं क्लास में 2 अभिषेक हो जाते हैं, 2 अभिषेक, तो मैम क्या करती हैं, अभिषेक 1 खड़े हो जाओ, या अभिषेक 1, अभिषेक 2, ये नाम चुन लेती है ना, अभिषेक 1, अभिषेक 2, ये नाम चुन लेती कि नहीं चुन लेती, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये हमारा अभिषेक 1 है, ऐसे हमारे पास इसमें n अभिषेक हैं, सभी अभिषेक हैं यहाँ पे, तो अभिषेक इधर है, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, है ना। ये एक बार क्या हुआ, एक लेडी बस में गई करीब 16-17 बच्चों के साथ, है ना, बस में चढ़ी, और बस में फिर अपने बच्चों को बिठाने की कोशिश करती है, राजेश तू इधर बैठ, ओ राजेश तू इधर बैठ, ओ राजेश तू इधर बैठ। पब्लिक और जो कंडक्टर था, अबे सबका नाम राजेश है, राजेश तू इधर बैठ जा, राजेश तू इधर बैठ जा, राजेश तू ऊपर बैठ। तो कंडक्टर ने पूछा, मैम सबका नाम राजेश है क्या? हाँ। फिर आप इनमें डिफरेंशिएट कैसे करती हो, मतलब पता कैसे चलता है इनमें डिफरेंस कैसे करती है? अरे इनका सरनेम अलग अलग है ना, एक राजेश शर्मा है, एक राजेश गुप्ता है, एक राजेश, है ना, सबका सरनेम अलग अलग था। अच्छा, ये काम फॉरेन में बहुत होता है, किसी से पूछो तुम्हारे पापा कौन है मम्मी, तो बच्चे कहते हैं मेरे पहले पापा से 3 मम्मी है और तीसरी मम्मी से 4 पापा है। वहां यही चलता है, शादी तलाक शादी तलाक, किसका पता है बच्चा किसको होता है। ऐसे ही एक बच्चे से पूछा, भाई तेरे पापा कौन है, जब मम्मी जब बार बार पापा बदल रही है ना, बच्चे के लिए तो मुश्किलें होगी ना। तो बच्चा कहता है वही राजेश की, मतलब कि हम पहले गुप्ता थे, फिर शर्मा हो गए, फिर द्विवेदी हो गए, अभी है दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। तो यहाँ ये सब अभिषेक है, अभिषेक 1, अभिषेक 2, अभिषेक 3, ये सब, ठीक। तो अभी अभिषेक 1 को इधर वाली वेलोसिटी से नजर से देखो बस, नो डाउट इस अभिषेक में और भी वेलोसिटी कंपोनेंट है, लेकिन अभी आप इस वेलोसिटी के से नजर से देखो, तो बताइए इसका ये वाला जो मोमेंटम है कितना है। ये मोमेंटम, ये है इसका मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या लिखूं, किस अंदाज में लिखूं बोलो? खाली भी नहीं लिख सकता, क्योंकि और भी अभिषेक है ना, और भी तो अभिषेक है जिनमें वेलोसिटी होगी v1, v2, v3, है ना। मास ही तो सबका एक सा है, मास एक सा है, लेकिन ध्यान रखना। तो वेलोसिटी कोई कहीं जा रहा है, हमने क्या बोला ना, रैंडम वेलोसिटी है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी लिख दी v1
एक्स। ध्यान करो, आप अभी सिर्फ इस कंपोनेंट में फोकस कर रहे हो। तो v1x लिख दी मैंने, ठीक है ना, मोमेंटम। अब जब ये इस मोमेंटम से जा रहे हूं और ये यहां पे हिट करेगा, लो मैंने यहां निशान मार दिया एक हल्का सा, इसने दीवार को हिट किया, तो इस मोमेंटम से आके हिट किया। अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये वापस इसी वेलोसिटी से वापस आएगा, हालांकि नहीं ऐसे करके। अब ध्यान करो, ध्यान करो, जब हम किसी चौक को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, जब हमने पढ़ाई करी थी, जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो वो यू करके उसी ट्रैक से नीचे आता है, उसी ट्रैक पे। लेकिन फिर पढ़ने में थोड़ी भसड़ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर फेंका, जब वो लौट के आता है तो हम ऐसे दिखा लेते हैं। ध्यान है नहीं ध्यान है में, वो आता तो ऐसे ही है, लेकिन उसे पढ़ने में हम कंफर्टेबल बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं ऊपर घूम जाएगा, ऐसे कोई चीज तो घूम जाएगी ऊपर, बिना फोर्स के थप्पड़ के कोई डायरेक्शन भी नहीं बदलती बेटा। तो वो यूं जाता है यूं ही लौटता है, लेकिन हम अपनी स्टडी को कंफर्टेबल करने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देते। तो देखिए ये यूं जा रहा है, टक टक करो, तो लौट के तो वो इधर ही आएगा इसी ट्रैक पे, लेकिन वही स्टडी को कंफर्टेबल करने के लिए मैं उसको थोड़ा यूं दिखा लूं, ताकि आप उसको सेपरेट देख पाओ। आपका फोकस मेरे लिए पढ़ाना और आपके लिए पढ़ना कंफर्टेबल। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक, ये समझ में आया या नहीं आया कि वो टकरा गया और उसी स्पीड से पलट जाएगा। यदि इसकी स्पीड 10 है तो 10 ही रहेगी, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन डायरेक्शन तो पलट गई ना। जो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा था, अब एरो देखो, एरो वो तो पलट गया। तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम हो गया माइनस v1x। माइनस क्यों लग गया? होशियार हो आप, इतने तो कंजड़े नहीं होगी उम्मीद करता हूं, है नहीं? तो दिस इज, ध्यान रखना, मुझे बस बोर्ड कम पड़ जाएगा तो कुछ चीजें मैं मिटा भी दूं, तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। तो दिस इज अ मोमेंटम बिफोर कोलिजन विद वॉल एबीसीडी। ध्यान रखना, एबीसीडी वॉल के साथ इंपैक्ट एंड चाहिए, और जब कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन हुआ, कहां गया, है नहीं, कोलिजन के बाद जब ये लौट के आएगा तो इसका मास तो वही रहा, स्पीड वही रही, लेकिन वेलोसिटी तो पलट गई ना। दैट्स व्हाई दिस इज माइनस। और हम जानते हैं ना, वन डायमेंशनल मोशन में वेक्टर लगाओ लगाओ मत लगाओ, माइनस से काम चल जाता था। तो दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बोलो? चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी। एक्चुअली हम इसकी भी तो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यदि सुनिए, हेडिंग क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सबको पता है प्रेशर का रास्ता फोर्स से जाता है। एरिया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस दीवार का एरिया एल स्क्वायर है। छोटे बच्चे को बुलाऊंगा ना फिफ्थ का, वो बता देगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर एरिया। तो ये तो इश्यू है ही नहीं, हमारी मेहनत यहां जा रही है, हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और देखना किस ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे। हेलीकॉप्टर वाला सवाल यदि धर 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 धर, वहां से हम एक चीज सीखे थे, यदि आप एफ पी एच नहीं निकाल पा रहे, इमेजिन करो आप एफ एच पी नहीं निकाल पा रहे, वहां एक ट्रिक सीखे थे कि फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू पैसेंजर। यदि आप ये नहीं निकाल पा रहे तो टेंशन नहीं लेने का, आप कोशिश करो कि एफ पी एच निकाल लो। याद आ रही है? कुछ याददाश्त आ रही है? वापस जल्दी बताओ। हेलीकॉप्टर वाला सवाल जिसमें हमने ये सीखा था, अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी कि यदि आप एफ एच पी नहीं निकाल पा रहे तो एफ पी एच निकाल लो, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। यदि ये निकाल लिया, ये मान लो 200 न्यूटन आ गया, तो ये पक्का माइनस 200 न्यूटन होगा। ये ट्रिक हमने वहां सीखी थी कि यदि आप ये मान लो ये निकालना चाहते हो, निकाल नहीं पा रहे हो, तो ये निकाल लो, पलट लो, ठीक है। तो एक्चुअली सच्चाई ये मैं आपको बता दूं, प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर निकालना है। मैं आपको पहले से ही आपको ये बता दूं कि हम क्या सोच के चल रहा हूं, मैं क्या सोच के चल रहा हूं। मुझे इस दीवार पर प्रेशर निकालना है, तो मुझे इस दीवार पर फोर्स निकालनी पड़ेगी कि इस दीवार पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक। एक मिनट, तो मैं ये समझा रहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि आपको उद्देश्य समझ में आएगा तो आपके अंदर ये भी बढ़ेगा कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हम, ये हमें निकालना है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, दीवारों पर कितना लगा रही है, तो दीवारों पे फोर्स कितनी लग रही है, दीवारों का एरिया कितना है, ये कर देंगे। अब दीवारों पर फोर्स निकालनी है, पर हम सच्चाई ये है हम दीवारों पर फोर्स नहीं निकाल पा रहे। तो हमने क्या ट्रिक अपनाई है, अला एक काम करो, दीवारों पर फोर्स निकालनी है ना, तो दीवार मॉलिक्यूलों पे कितनी लगा रही है वो निकाल लो, फिर पलट देंगे। और नहीं समझे तो एक काम करते हैं, अभी कर ही लेते हैं। ये किसका मोमेंटम है, मॉलिक्यूल का। ये किसका मोमेंटम है, मतलब ये किसका मोमेंटम है, अभिषेक वन का। ये मोमेंटम किसका, अभिषेक वन का। ये दीवार से टक्कर खाने के बाद, तो ये किसका चेंज इन मोमेंटम है, अभिषेक वन का। कितना मोमेंटम बताना, P2 माइनस P1 करना होता है हमको,
तो P2 कितना है, ये P1 ये रहा, तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा, -2m v1x। सोच के देखो, नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल चेंज इन मोमेंटम है। P2 में से P1 घटाना है, ये तो माइनस का है ही, इस माइनस का चक्कर वो ही माइनस का हो गया। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये चेंज इन मोमेंटम कब आया है वॉल में, जब ये उससे टकराया। अब इसी दीवार पर, इसी एबीसीडी वॉल पर ढीठ बन जाओ, ये दोबारा कब यही मोमेंटम में चेंज करने आएगा, दीवार पे यही मोमेंटम दोबारा से कब चेंज होगा। तो देखिए अब ये बंदा यूं टक्कर खा चुका है ना यार, अब ये यूं जा रहा है, तो अब ये मॉलिक्यूल पहले वहां तक जाएगा, उस दीवार को टक्कर मारेगा, फिर वहां से पलटेगा। हालांकि ध्यान रखना ये सब एक ही ट्रैक पे होता है, यूं करके सब, लेकिन फिर समझ नहीं पाओगे, ये यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, फिर यहां से टक्कर हुई। अब फिर जब ये आएगा, अब दोबारा से देखना, फिर से वही मोमेंटम से आ रहा है, फिर टकरा के यूं जाएगा, तो अगली बार कोलिजन यहां फिर से हुआ है कि नहीं। तो इन दो क्रॉसों पे ध्यान देना। ये क्या चीज है, पहला कोलिजन, ये क्या चीज है, दूसरा कोलिजन विद वॉल एबीसीडी। ध्यान रखना, ये पहला कोलिजन है विद वॉल एबीसीडी, ये उसी दीवार से, तो ये दूसरा कोलिजन है ना। तो इस पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में पहले वो यहां जाएगा, फिर यूं जाएगा, तब टक्कर मारेगा। क्या ये ग्राफिक्स समझ में आए नहीं आए, ये बताओ। ऐसे समझो, एनिमेशन ही दिखा रहा हूं, ग्राफिक्स दिखा रहा हूं कि पहला क्रॉस देखिए, पहली बार टक्कर यहां हुई, पहले टक्कर यहां हुई, उसके बाद फिर वो वहां जाएगा, फिर अच्छा फिर से बोल रहा हूं, घूमना नहीं है, वो यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, ऐसे होगा। तो मेरे लिए पर्सनली समझाना मुश्किल हो जाएगा ना, तो टक्कर हुई, दिस इज, यहां पे लिख भी सकते हो आप, फर्स्ट कोलिजन विद वॉल एबीसीडी, टक 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 टक, टक्कर हुई है, आगे लौट के। अच्छा इस दौरान स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ध्यान रखना, स्पीड नहीं चेंज हो रही है क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। फिर वो यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, टक टक्कर हो गई, ठीक है। ये है दूसरा कोलिजन। तो बताइए व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन, ये टी निकालना है मुझे। व्हाट आई एम सेइंग, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद वॉल एबीसीडी, क्योंकि आपको वॉल एबीसीडी पे फोर्स निकालनी है ना, वॉल एबीसीडी पे फोर्स निकालनी है, तो हर वॉल एबीसीडी पर हर टी टाइम के बाद इतना मोमेंटम में चेंज होगा, हर टी टाइम के बाद दीवार एबीसीडी से इतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। तो टाइम बराबर होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे, बुद्धि लगाइए। मैंने तो आपको पूरी चीजें समझा दी, लगाइए जल्दी, दिमाग लगाइए, टिक टिक वन। अरे वाह, वेरी गुड भूमिका। और बोलो बेटा, और भूमिका ने तो आंसर दे भी दिया कि बताना यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया। तो बिल्कुल डिस्टेंस की जगह रखेंगे 2l, क्योंकि पहले वो l लेंथ ऐसे जाएगा, फिर l लेंथ ऐसे आएगा 2l, और इस दौरान उसकी स्पीड अभिषेक 1 की अभिषेक 1 ही रही, v1x। स्पीड ठीक है ना, जब आप डिस्टेंस रख रहे हो तो स्पीड रखोगे, डिस्टेंस रख रहे हो तो स्पीड ही रखोगे। इज इट ओके? चलिए, तो दिस इज द टाइम। अब ध्यान दीजिए, ये आपने P2 माइनस P1 कैलकुलेट कर लिया, आपने ये T कैलकुलेट कर लिया, तो बताइए इन दोनों का इस्तेमाल करके बताना फोर्स ऑन अभिषेक 1 यानी मॉलिक्यूल 1, फोर्स ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल ड्यू टू वॉल ABCD। समझ गए? तो लगा दीजिए, जिसका मोमेंटम चेंज हुआ है वो लिख दीजिए, वो कितने टाइम में चेंज हो रहा है वो लिख दीजिए। तो मोमेंटम P2 माइनस P1 कितना है, -2m v1x, और कितना टाइम लग गया, ये रहा टाइम, ये रहा 2l अपॉन v1x। इसको एडजस्ट करिए, 2 से 2 कट जाएगा, v1x ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख दूं, मिटा के यहीं पे लिख देता हूं। तो -2, अरे क्या हो गया, सॉरी, 2m v1x, ये तो चेंज इन मोमेंटम था, मैं खुद भूल गया, t ये रहा 2l, तो 2l v1x, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। हाँ ये देखिए, ये देखना यहां तक समझ में आया कि नहीं। ये हमने ये निकाल लिया कि अभिषेक 1 की कितनी खोपड़ी फूटी। अभिषेक 1 फोर्स ऑन फर्स्ट मॉलिक्यूल विद वॉल एबीसीडी, इस एबीसीडी वॉल की वजह से, इस एबीसीडी वॉल की वजह से अभिषेक 1 पे इतनी फोर्स लग रही है। अब पलट दो, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, FPH FHP, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं कि नहीं होते। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बुद्धि लगाइए, फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो बताइए यदि मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं तो ये शब्द भी तो पलट जाएंगे। आप मुझे शब्द टाइप करके लिख सकते हो कि आफ्टर अप्लाइंग न्यूटन थर्ड लॉ, ये शब्द क्या हो जाएंगे,
आफ्टर अप्लाइंग, यदि मैं यहां लिख दूं देयरफॉर फ्रॉम थर्ड लॉ, देयरफॉर फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब तक आप टाइप करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जल्दी बताइए फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ शब्द क्या हो जाएंगे? ये इधर रख दीजिए, ये इधर रख दीजिए। फोर्स ऑन, बिल्कुल ठीक भूमिका। और कोई बताएगा? फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी ड्यू टू, हमारी नियति यही थी शुरुआत से, क्योंकि हमें ये निकालनी थी, ये ठीक है ना। फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्या करना है बताना? एफ ए बी माइनस एफ बी ए के, तो माइनस, और ये वाली फोर्स लिख दीजिए माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल। उम्मीद करूं ये समझ में आया यहां तक। अब हम यूज करेंगे सिमिलरली थ्योरम। सिमिलरली थ्योरम, बताओ ये सिमिलरली थ्योरम किसने दी थी? यदि आप जानते हो तो साइंटिस्ट का नाम, कि ये सिमिलरली थ्योरम एक बार हमने मेहनत कर ली, पूरी तरीके से एंजॉय कर ली। अब हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिन्होंने सिमिलरली थ्योरम दी थी, किसने दी है सिमिलरली थ्योरम? यदि आप जानते हो वो साइंटिस्ट का नाम, अच्छा भूमिका जानती है, अर्श भी जानता है, बाकी लोग नहीं जानते शायद है। एक चलिए सिमिलरली थ्योरम, चलिए अब आ जाइए सिमिलरली थ्योरम। तो देखिए अब, अच्छा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जब ये यूट्यूब पे जाए। अच्छा एक बात तो है, अब पढ़ते तो नहीं है, ये तो क्लियर है, मैंने बीट पढ़ाया। अच्छा एक मिनट यहाँ रिकॉर्डिंग थोड़ी देर रोकता हूँ, चलिए इसमें सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करते हैं। अब आप बताइए, यदि यहाँ, हाँ एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डालना, उसका जवाब दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना। सर आपने तो ये जो कैलकुलेशन कर ली, ये तो एक आइडियल कैलकुलेशन है, ये एक आइडियल कैलकुलेशन है कि ये मॉलिक्यूल यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, टक टक्कर होगी, फिर यूं जा रहा है टक्कर हो गई, फिर यूं जा रहा है टक्कर हो गई। इसका चैम्बर में एक ही मॉलिक्यूल है क्या? मैं कहूंगा नहीं। तो फिर सर एक बात बताइए, ये चैम्बर है, हाँ तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन पढ़ा रहे हो, ये रहा मॉलिक्यूल, ये यूं जा रहा है, लौट के आ रहा है, अब कोई मॉलिक्यूल दूसरा आके इसको टक टक्कर मार दे, फिर तो ये भाई साहब तो खिसक जाएंगे, कहीं और हो जाएंगे। बोलो भाई, ये मॉलिक्यूल ये आ रहा है इसमें, या नीचे से आ रहा है, बसड़ हो जाइए, और ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये अचानक यहाँ टक्कर हो गई, तो फिर तो ये यूं जा ही नहीं पाएगा ना, तो अभिषेक वर्मा का तो रास्ता ही भटक गया। तो इसे एजम्पशन मान ले, क्या करें, क्योंकि आज तो ऐसे ही लग रहा है एजम्पशन का दिन है। ये एजम्पशन नहीं है, ये कोई आइडियल कैलकुलेशन नहीं है, ये परफेक्ट कैलकुलेशन है, ऐसा ही होगा। अब आप सोचो कैसे, इसका जवाब दीजिएगा यदि पकड़ में आ जाए तो। पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन समझिए, वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आंसर ढूंढोगे। मैंने जो क्वेश्चन क्रिएट किया वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि एक चुल्ल वाला माइंड होना चाहिए यदि फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है तो। क्वेश्चन ही नहीं आया ना समझ में, हे भगवान, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? जल्दी टाइप करो। इसलिए इस बैच को ना, तो देखो आप हाँ टाइप कर रहे हो ना टाइप कर रहे हो, मुझे इसलिए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है। हाँ ना, कुछ तो लिखा करो। एक भाई ने लिखा, हाँ समझ में आया, कुछ तो लिखना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ सूंघ जाता है आप लोगों को। मैंने हर से इतना एक्सप्लेनेशन नहीं बोला, मुझे ये बता क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, विधि मुझे ये नहीं समझ में आता। ये थम्स अप, टेस्ट द थंडर, ये क्वेश्चन मेरा ये था। अच्छा हर्ष को आ गया, एक बार भूमिका को और समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है बेटा भूमिका, हमने ये जो कैलकुलेशन की है कि डिस्टेंस वो 12 चलेगा और v1x से वापस आ जाएगा, ये तो तब है ना कि जब वो किसी से टक्कर नहीं मारे सीधे, जैसे हम कर रहे हैं हमारी कैलकुलेशन में कोई टांग ना अड़ाए। अब इमेजिन करो कोई मॉलिक्यूल यूं जाया, यूं इसकी टक्कर होगी, अब वो यूं जा रहा है। अब ये बताइए यदि इसको कोई यहाँ से जो और भी मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूलर मोशन तो रैंडम है ना, वो कोई इसे टक्कर मार दे, ये इसको टक्कर मार दे, कोई इधर से टक्कर मार दे, टक्कर मार दी, तो ये भाई साहब जो अभिषेक बने वो तो यूं चले गए ना। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, इसके में भी ट्विस्ट आ गया, तो इस कैलकुलेशन का तो ना वो इधर आएगा ना वो टक्कर मारेगा। और अब मैंने क्या बोला, कोई एजम्पशन नहीं है, टक्कर मार रहा है मारने दो,
ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन 101% सही है। और एजम्पशंस हैं लेकिन ये एजम्पशन है ही नहीं। इसका जवाब दीजिएगा मुझे, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मुझे आगे बढ़ने दो, मैं बता दूंगा, जब आप हार मान लोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक। तो टॉपिक पे मूव करते हैं वापस। तो सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करने का वक्त आ गया है। बताओ यदि ये अभिषेक 2 होता तो यहां वेलोसिटी होती, बोलो क्या, mv2x होती, 2 हो जाता क्योंकि मास तो उसका वही है। यहां बस 2 होता, इसके यहां माइनस हो जाता, इस 2 के अलावा कोई और अंतर। तो अभिषेक 2 कितनी फोर्स लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा mv2x² L। एग्री करते हो कि नहीं? उसका मास वही होगा क्योंकि हमने तो सबका मास एक समान है, वही कहानी, बस mv2x होगा। अभिषेक 3 कितनी लगा रहा होगा, mv3x² L। अभिषेक 4 इतनी लगा रहा होगा, ठीक है, सभी इतनी लगा रहे होंगे। और अभिषेक 1 कितनी लगा रहा है, वो तो हमने पूरी मेहनत से कैलकुलेट की है, ठीक है। इन सबको यदि मैं जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं तो टोटल फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी आ जाएगी ना। मैं इसे मिटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए। बताना यदि जो मैंने सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करी, ये फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यदि, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एन मॉलिक्यूल, लास्ट वाला भी ले लेना प्लस एम, यहां एन लिख लेना एन। तो यदि इन सभी फोर्सों को जोड़ दो, क्योंकि सभी उसी वेलोसिटी से, मतलब उसी डायरेक्शन से आते और एबीसीडी वॉल को हिट करते हैं, तो इन सभी मॉलिक्यूल की फोर्सेस को जोड़ दो तो टोटल फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी आ गई ना। यदि ये सिंबल लंबा लग रहा है तो हम इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एक्स माने जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने दीवार खड़ी हुई है उस पर। जल्दी बोलो, एक एक स्टेप बस, हाँ या ना, टाइप उंगलियां रखे रखो कि फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये हो गई टोटल फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी। अब हमें तो प्रेशर निकालना है, हम देखो कामयाब हो गए। मैंने कहा ना प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है एफ अपॉन ए, ऑलमोस्ट कामयाबी की ओर कदम है। बताना इस दीवार का एरिया कितना है, एरिया है एल स्क्वायर। तो जब मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन वॉल एबीसीडी, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, फोर्स तो हो गया, प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑन वॉल एबीसीडी या पीएक्स। तो मुझे एफ एक्स में ए का डिवाइड मारना है बस। यदि मुझे इस दीवार पे प्रेशर निकालना है तो एफ एक्स तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, उसमें एरिया का डिवाइड मारना है। एरिया कितना है, एल स्क्वायर है ना, और एफ एक्स आपके सामने ही है। तो आप यदि इस कैलकुलेशन को डाइजेस्ट कर सको तो बताना। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, एम अपॉन एल है ना, डाइजेस्ट कर सको तो बताना। इस वाले स्टेप में देखो एम अपॉन एल, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल सब में आ रहा है, एल स्क्वायर से डिवाइड हो गया, एम अपॉन एल क्यूब, v1 एक्स स्क्वायर, v2 एक्स स्क्वायर, v3। नहीं डाइजेस्ट हो पाए तो बताना, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। मतलब मैंने ये जो फोर्स थी उस एफ एक्स में एरिया का डिवाइड कर दिया एल स्क्वायर का। तो आप खुद सोचो कि एल स्क्वायर डिवाइड होने के बाद शक्ल ऐसी दिखेगी कि ना उस एक्सप्रेशन की, क्योंकि एम अपॉन एल सब में आ ही रहा है, आपने एल स्क्वायर से और पीट दिया उसको तो एल क्यूब हो गया। जल्दी बोलो बेटा, एक ही को डाइजेस्ट हुई है कैलकुलेशन। यार 11 में आके यार इतना तो मानना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो। तो ये क्या चीज है, पी एक्स। आप पी एबीसीडी बोल दो, पी एक्स बोल दो, जो कंफर्टेबल लगे। फिर सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करो, सिमिलरली थ्योरम एंजॉय करो। बताइए पी वाई कितना होगा, सोचो कितनी मेहनत बच गई। पी वाई माने, अब बताइए इस दीवार पे प्रेशर यदि निकालना है तो मुझे इस दीवार पे, इस दीवार पे, इस दीवार पे, तो अब मुझे क्या यूज करनी चाहिए ट्रिक, एम ऊपर से उठा लो एल क्यूब। सोचो अंदर क्या करना है, बस वाई आ जाएगा, एक्स की जगह वाई। क्योंकि बिल्कुल ठीक बताया कि अब जो मॉलिक्यूल इस मोटिवेशन के साथ जा रहा होगा वाई वाले कंपोनेंट से, वो उन दीवारों को हिट कर रहे होंगे। तो अब आ जाएगा, बोलिए v1 वाई स्क्वायर, अभिषेक की वाई वाली वेलोसिटी, अभिषेक 2 की वाई वाली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस सोन। और पीजेड कितना होगा, पीजेड एम माने एक मॉलिक्यूल का मास, एल क्यूब माने एल क्यूब, एल क्यूब माने क्या है, एल क्यूब है बस। हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस जरूर है, ये मान सकते हैं। ये v1 जेड स्क्वायर, v2 जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये इंडिविजुअल दीवारों का प्रेशर आ गया। तो एक एवरेज कैलकुलेशन में ये मिटा दो, ध्यान में रखना, ठीक है जगह। तो अब बताइए एक एवरेज प्रेशर पूरे सिस्टम में, पी एवरेज या पी, ऐसे भी लिख देते हैं पी एवरेज, ठीक है, सिंपली पी। क्या करना है, पी एक्स प्लस पी वाई
प्लस पी जेड अपॉन 3। ये जो आपने पी एक्स पी वाई पी जेड, ये इंडिविजुअल वॉल है, नो डाउट ये इंडिविजुअल में थोड़ी जगह चाहिए इसलिए फिर मिटा दिया मैंने। पी एक्स पी वाई पी जेड अपॉन 3। ठीक, अब देखिए एक एवरेज ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। चलो यार इसमें तो क्यूब है, लेकिन अभी मैंने जो बैलून दिखाया उसमें क्यूब थोड़ी नहीं है, तो हम एक एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट निकालना चाह रहे हैं। अब आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ये आएगा कि सर आपने ये वाली दीवार ले ली, आपने ये वाली दीवार ले ली, ये वाली दीवार ले ली भाई, और एक ये वाली ले ली, है ना। दीवार तो खाली 6 है इसमें, तो आपको तो ये भी लेनी चाहिए ना, प्रेशर निकालना है तो ये वाली दीवार ले लीजिए, पी एक्स डैश या नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली, पी वाई डैश प्लस पी जेड डैश और अपॉन 6। ये तो और अच्छा एवरेज निकलेगा, क्योंकि एवरेज के लिए जितने ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा एवरेज निकलेगा। ऐसे निकालो सर प्रेशर, आप अपनी मर्जी से जो आ रहा है वो एज्यूम कर लेते हैं, जो आता है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बताता हूँ। आप खुद सोचो, यदि आपने पी एक्स पे मेहनत की थी, ये दोनों तो सिमिलरली थोड़ा एंजॉय करी थी ना। यदि पी एक्स इतना है तो बताना पी डैश एक्स कितना होगा, इस वाली दीवार पे कितना प्रेशर होगा यदि मैं घूम जाऊं तो इस वाली दीवार पर। तो आप फॉर्मूला लगाओगे एम अपॉन एल क्यूब, यदि ये माइनस यूज भी कर लोगे, अब आप बताइए कि नहीं वो इस स्पीड से जा रहे हैं, तो सोच के देखो जो इधर जा रहे होंगे उनकी स्पीड ये प्लस में ना होगी माइनस होगी, लेकिन आप देखो है तो स्क्वायर ही ना। तो क्या मेरे इस कैलकुलेशन से आपको ये समझ में आ गया कि पी डैश एक्स आना तो पी एक्स के बराबर ही है? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आना तो बराबर ही है, और जब बराबर आना है तो सुनो, मैंने भले ही उनको अलग लिख दिया, ये इसमें जुड़ जाएगा 2px हो जाएगा, ये इसमें जुड़ के 2py हो जाएगा, ये 2pz हो जाएगा अपॉन 6। आना वही है जो मैंने पहले लिखा था, py प्लस pz अपॉन 3। बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया? अब इसमें तो कोई बदतमीजी नजर नहीं आ रही ना कि 6 क्यों नहीं ली 3 क्यों ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भैया इन तीनों को मैं जोड़ने जा रहा हूं और देखिए उसको डिवाइडेड बाई 3 करने जा रहा हूं, ठीक है। अलाउ करो मुझे, पी एवरेज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए, बताइए इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो एम अपॉन एल क्यूब तो सब में आ ही रहा है, तीनों को जोड़ूंगा तो एम अपॉन एल क्यूब एम अपॉन एल क्यूब एम अपॉन एल क्यूब अपॉन 3, ये वाला वो 3 यहां पे डाइल्यूट कर देता हूं। चलो अब अंदर क्या आएगा, देखिए अंदर आएगा ये स्क्वायर ये सारे टर्म जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले इनको लिख लेता हूं। अभिषेक 1 की सारी वेलोसिटी एक साथ लिख लेता हूं, v1 x स्क्वायर v1 y स्क्वायर v1 z स्क्वायर। अभिषेक 1 की वेलोसिटी लिख दी। अब ये वाले एक तरफ लिख देता हूं, ये वाले एक साथ v2 x स्क्वायर v2 y स्क्वायर v2 z स्क्वायर। पहले बताओ इतना समझ में आया? बोलना पड़ेगा बेटा, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, मैं बार बार पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा वो आपको, लेकिन है नहीं लेंदी, लगना है ये दोनों। अब ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि ये तीनों मिलके एक जोड़ी बना रहे। देखो इधर गौर से देखो, जब कोई वेक्टर कंपोनेंट ऐसे लिखा जाता है वेलोसिटी का या किसी का भी, तो उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। यदि मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर हो गया, बोलो। तो गौर से देखो, यदि vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर जुड़ते हैं तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है उनकी स्क्वायर के रूप में। तो ये अभिषेक 1 की कंपोनेंट है, तो बताना प्रेशर इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल फैक्टर 3 एल क्यूब। ये हो गया अभिषेक 1 की नेट वेलोसिटी, पर वो स्क्वायर है इसलिए अभिषेक 2 की वेलोसिटी, अभिषेक 3 की वेलोसिटी। जल्दी बोलो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक और चीज, इसको थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए, अब आंखें मत झुका, वो पलके मत झुकाना, मैं ऊपर नीचे n का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। n का मल्टीप्लाई कर दिया, n का डिवाइड कर दिया, चलेगा? बिल्कुल। अब आ जाइए, ये हो गया P प्रेशर, m इंटू एन मास ऑफ गैस हो गया। यदि भूल गए हो तो यहां मैंने लिखा था बेटा, m इंटू एन मास ऑफ गैस था, ठीक है ना। m इंटू एन, ये मास ऑफ एक मॉलिक्यूल है और ये नंबर ऑफ बंदर है ना, अपॉन 3, और ये एल क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस है।
और अंदर क्या रह गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n। ये मैंने n का जो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया वो टोटल गैस का मास बनाने के लिए किया, क्योंकि सिस्टम में एक मॉलिक्यूल थोड़ी नहीं है, चैम्बर में कई सारे मॉलिक्यूल है। ठीक, अब आ जाओ ये। ठीक, अब मुझे क्या बताना है ये। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, प्लीज एक चीज और देखिए, इसको थोड़ा सस्ते में लिखने के लिए एक चीज गौर से देखना, यदि ये v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n होता तो हमारा आप मिलके इसे v एवरेज लिख देते। यदि ये वाला टर्म जो ब्रैकेट में है ये वाला, यदि v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपॉन n होता तो एवरेज स्पीड है ये, पर ये ऐसा है नहीं ना, v1 प्लस v2 नहीं है, उन पे स्क्वायर है। यदि ये ऐसा होता तो v एवरेज लिख देते, पर ये तो स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया वी आर एम एस का स्क्वायर। अब ये कहोगे ये क्या कले से, काम करो, रुको दोबारा समझाता हूं। यदि ये होता तो हम इसको वी एवरेज लिखते ना, पर ये नहीं है ना कैलकुलेशन, ये तो इनका स्क्वायर है ये, ठीक है पक्का। तो अब आप ये बताइए, जो भी ये जो टर्म है इसके न्यूमरेटर में सभी स्पीडों का स्क्वायर हो रहा है, अब उसका एवरेज निकाल रहे हो, है ना, एवरेज निकाल रहे हो। तो हम ये जो वेलोसिटी है ना इसको बोलते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर। अब ये नाम कैसे दिया गया बताता हूं, मतलब ये तो तय है ना, इसे वी एवरेज नहीं बोल सकते, इसको नाम देते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस कितना हो गया, वी आर एम एस हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर vn स्क्वायर अपॉन n। अब ये नाम बताता हूं, ये नाम कैसे दिया। इसमें r का मतलब है, मतलब वी आर एम एस का मतलब है रूट, m का मतलब है मीन, s का मतलब है स्क्वायर, स्पीड, मतलब इसमें चार देखो, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। v थोड़ा बड़ा लिखना है, आर एम एस छोटा लिखना है। ये नाम ऐसा क्यों दिया है, बड़ा सोच समझ के दिया है, क्योंकि देखिए गौर से सुनना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, पहले रूट निकाल लीजिए, देखो रूट निकल रहा है ना, हाँ निकल रहा है, किसका निकल रहा है, मीन का, डिवाइडेड बाई एन हो रहा है, लेकिन मीन किसका निकल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्पीड का। जितनी भी स्पीड है उनका स्क्वायर हो रहा है, उल्टा पढ़ते हैं, स्पीड स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए, सारी स्पीड का स्क्वायर कर दिया, फिर उनका मीन निकाल दीजिए, उसका मीन निकाल लिया, फिर उसका रूट ले लीजिए, ये रूट निकाल लिया। तो क्योंकि इसकी कैलकुलेशन से मैच ऐसे कर रही थी तो इसका नया नाम क्या सोचे, हमने इसका नाम रख दिया m अपॉन 3v, इसको रख दिया वी आर एम एस का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, कि इसको क्या नाम दिया है, एक एवरेज ही तो है ये, स्पीडों के स्क्वायर का एवरेज है, जैसे किसी की स्पीड का एवरेज होता है, ये स्पीड के स्क्वायर का एवरेज है, वही नाम दे दिया। लेकिन हमें ऐसे भी यूज कर सकते हो उसको, सी स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना नाम बदल दिया है, काम नहीं बदला। वी आर एम एस को खाली सी भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसे तो वी कई जगह वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है, स्पीड के लिए भी यूज होता है, वी वोल्टेज के लिए भी वी यूज होता है। तो वी आर एम एस एक्चुअली ये थोड़ा कंफर्टेबल सिंबल है, इसमें 4 लेटर लिखने पड़ते हैं, इसमें एक, इसमें वी भी लिखो, आर भी लिखो, एम भी लिखो, एस भी लिखो, इसमें सी लिखो, लेकिन बोलना है इसको भी वी आर एम एस ही है ये आरएमएस स्पीड ही, बोलना आरएमएस स्पीड ही है ये। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको याद कर लेना है कि किसी भी कंटेनर के अंदर यदि एक आइडल गैस भर दी जाए और है ना, तो उसका जो गैस का प्रेशर होता है वो ये होता है। भले ही हमने क्यूब लेके किया है, पर और जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है उसमें आप किसी का भी वॉल्यूम रख सकते हो। क्यूब से डेरिवेशन आसान हो गया, और मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रेशर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहां लिख देता हूं यहाँ पे कि प्रेशर का फॉर्मूला है हमारा कितना है, 1/3 m/v/c²। देखो मैं इससे कितने काम लेने जा रहा हूं, ठीक है, इससे कितने सारे काम लेने जा रहा हूं वो देखते चलिए। ठीक है, सबसे पहले है आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालो, शब्द सुनना ठीक से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालो। तो देखिए ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 m/v/c² लिख रहा है ना, इसमें m इंटू c² को एज इट इज रहने दो, 3pv हो गया पक्का। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो हाफ की कमी है, हाफ तुम दे दो,
तो देखना हाफ यदि यहां लगा दो तो यहां भी लगाना पड़ेगा ना। तो अब ये एलएचएस में हाफ लगाने की जो मेरी इंटेंशन थी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम सी स्क्वायर, ये वी आर एम एस ही तो लिख रहा है, वो सी लिख दिया थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो ये क्या चीज है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, क्योंकि गैस का मास गैस की स्पीड का स्क्वायर हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी हो गई 3/2 पीवी। और लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, पीवी को एनआरटी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 पीवी, ये 3/2 एनआरटी, ऐसे याद है, ऐसे याद रखो। लेकिन हम ये तो जानते हैं ना पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक, ऐसे लिख लो इसको। और यदि आपसे कोई पूछे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस या फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब ये भी तुम्हें दे दिया तो 3/2 आरटी हो गई। अब इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जनरली ना जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो कभी कभी ना कुछ चीजें ना भाव में ही पसंद आती है। आप कहो भाई भिंडी कितने की दी है, और वो कहते हैं क्या कहते हैं 100 रुपए की भिंडियां ले जाओ। आपको ये कन्वर्सेशन नहीं अच्छा लगता, आप क्यों लोगे 100 रुपए की भिंडी इतनी सारी। आपको मंडी में ऐसे रेट नहीं मिलते, आपको मिलते हैं भिंडी क्या किस हिसाब से दी है, होगा 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, इसका मतलब 1 किलो भिंडी 20 रुपए की है। तो 1 मोल काइनेटिक एनर्जी गैस की काइनेटिक एनर्जी, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए कि 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 आरटी, 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 आरटी। आइए अब मैं जिस नजर से दिखाना चाहता हूं उस नजर से देखिए, मुझे बताइए 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट R कांस्टेंट T कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पे दिख रहा है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, आइडियल गैस, हम गैस बोल रहे हैं आइडियल गैस है, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है या नहीं, यानी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। ये तीसरी, यदि दूसरी मीटिंग में ना हो पाए पूरा तो तीसरी में आना पड़ेगा आपको। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पहली चीज टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जो हम बोलते थे कि आइडियल गैस की काइनेटिक इंटरनल एनर्जी सिर्फ टी का फंक्शन होती है, थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ते थे आज आ गया, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और एक और चीज, चाहे आप हाइड्रोजन भर दो, मान लो इस यदि इसमें 1 मोल हाइड्रोजन भर दो, इसमें 1 मोल, जितने मोल हाइड्रोजन भरी N2 भर दो, इसमें 1 मोल और कोई हीलियम भर दो, मान लो यदि 1 मोल भर दिया और सबका टेम्परेचर एक सा है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी एक सी होगी। सोचो आप, इसके लिए मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी निकालो, आप फॉर्मूला लगाओगे 3/2 आरटी, इसके लिए भी वही 3/2 आरटी। ये सब गैसों के लिए अलग अलग थोड़ी नहीं निकाला है आपने, सबके लिए एक सा लगाया है। तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए है ना, मैंने इसलिए 1 मोल भरा। यदि सबका टेम्परेचर एक सा है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी एक सी होगी। तो इस बात को समझिए, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है किसी आइडियल गैस की। एक और बात, हमसे यूं कहा जाता है कि 0 केल्विन से टेम्परेचर पॉसिबल होगा ही नहीं, टेम्परेचर लेस देन 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? फिजिक्स को सपने आ रहे हैं, त्रिकालदर्शी है क्या फिजिक्स? 0 केल्विन से कभी नहीं होगा, जबकि हमने 0 केल्विन कभी नहीं बनाया। सोचो 0 केल्विन तक तो पहुंचे नहीं है हम, है ना, और हम आगे की बात पेल रहे हैं कि 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर कभी भविष्य में होगा नहीं। उसका रीजन एक लॉजिक है, वो ये, यदि 0 केल्विन से छोटा टेम्परेचर हो तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, क्योंकि केल्विन में ही एब्सोल्यूट स्केल होता है। 0 केल्विन का मतलब वो यूं कह रहा है -3 केल्विन, तो यहां पर टेम्परेचर रखोगे माइनस, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। और काइनेटिक एनर्जी कब से नेगेटिव आने लगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है, ये पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव आने को तैयार नहीं है। तो हमने एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू ये डायलॉग दिया है कि 0 केल्विन से नीचे कभी टेम्परेचर नहीं होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हम क्यों आगे की सोच के बोल दिए कि 0 केल्विन से नीचे कभी टेम्परेचर होगा ही नहीं। और एक और चीज, 0 केल्विन में क्या स्पेशलिटी है, जिस दिन हम 0 केल्विन बना देंगे उसका मतलब समझते हो, मैंने ये बोल दिया स्टैचू, सब वहीं के वहीं हिल जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 हो गया तो सब मॉलिक्यूल की 0 केल्विन, सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 0 हो जाएगी। जो जहां है वो वहीं रुक जाएगा, थम जाएगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, सबकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। हमारे अंदर थर्मल वाइब्रेशन सब खत्म हो जाएंगे, हम भी स्टैचू हो जाएंगे। ये होती है 0 केल्विन की कहानी, ठीक है। अब जैसे मैंने बता रहा हूं, इसकी बजाय ये याद करने की सलाह दे रहा हूं मैं, गलत नहीं है, ये n मोल की काइनेटिक एनर्जी है, उसमें n 1 रख दिया तो ये 1 मोल की होगी।
भिंडी 100 रुपए की बजाय 20 रुपए किलो ज्यादा हमें कंफर्टेबल लगता है। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये हेडिंग थी गैस की, अब मैं निकाल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। नाउ आई एम इंटरेस्टेड ओनली वन मॉलिक्यूल। ये तो पूरी गैस की है, ये पूरी एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी है। एक मोल गैस में कितने पार्टिकल होते हैं, Na। तो अब सुनिए, मुझे बताओ हाफ, भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है एक मोल की, इसको ऐसे लिख दो, हाँ वापस हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT ओ RT। मैंने RHS तो एज इट इज लिख दिया, LHS को वापस वही औकात देती है वाली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सिंस फॉर वन मोल, क्योंकि वन मोल में 3/2 RT आता है और n मोल में n आता है। वन मोल में ये 1 आ चुका है, तो ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है, तो ये एक मोल है गैस। अब बताइए m को वापस m इंटू n लिख देते, जो डेरिवेशन के दौरान याद हो तो, पूरी गैस का मास, एक अभिषेक का मास और नंबर ऑफ अभिषेक, ये पूरी गैस का मास है, ये एक अभिषेक का मास और एक नंबर ऑफ अभिषेक। लेकिन नंबर ऑफ अभिषेक इस बार Na है, बताओ क्यों Na है, नंबर ऑफ अभिषेक Na है क्यों, क्योंकि आप यहाँ ये लिख चुके हो कि एक मोल है, ये यहाँ ये एक मोल का एक्सप्रेशन यूज कर चुके हो, तो इस बार हम श्योर है Na माने 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब इस Na को वहां ले जाओ, बस आपका काम बन गया। ये जो कबाब में हड्डी बनना है उसे हटाओ यहां से। बताइए अब गौर से देखो ये क्या चीज है, अंतर समझिए, ये क्या चीज थी और ये क्या चीज है, ये क्या चीज थी और ये क्या चीज है, अंतर देखिए, दिख जाए तो। ये किसका मास है, गैस, तो ये गैस की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो बताइए इसे शब्दों में क्या लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी आ रही है, 3/2, और जब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट, इसको तो मैंने शब्दों में लिख दिया। कांस्टेंट जब अदर कांस्टेंट से डिवाइड होता है तो एक और कांस्टेंट आता है, और ये वैल्यू कांस्टेंट को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब मैंने R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो इसे भी याद कर सकते हो। एक सिर्फ एक मॉलिक्यूल की है, ये एक मोल की है, ये एक मॉलिक्यूल की है, ये एक मोल गैस की है, ये एक मॉलिक्यूल की है, बस, ठीक है। क्या अंतर आ रहा है, एक मोल में यहां आ रहा है और एक मॉलिक्यूल में यहां Kb आ रहा है, बाकी 3/2 T दोनों में आ रहे हैं। अब फटाफट इसके दो तीन चीजें देखिए, फटाफट इसमें है ना, देखिए ये चीज मैं यहां पर मतलब की बात लिख लूं कि एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी आ रही है, 3/2 kT। और यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, पूरे गैस, तो वो 3/2 RT आएगा, ये याद, मतलब मैंने यहाँ रिजल्ट को यहाँ समरी लिख दी। अब देखिए फटाफट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-सेक्स लॉ। सबसे पहले देखिए यहां से एक चीज और नोट कर लेते हैं बेटा, चाहे आप ये फॉर्मूला उठाओ चाहे ये फॉर्मूला उठाओ, जैसे सिंस फॉर वन मोल गैस, ठीक है, सिंस फॉर वन मोल गैस, या ठीक है ना, या हाफ m इंटू c², एक ये 3/2 kT है ना। मान लो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसको यूज किया मैंने, इस ऊपर वाले को, इसको वापस ये दे दिया। तो आप एक चीज देखिए, 2 से 2 कट गया, ठीक है। m एक मॉलिक्यूल का मास फिक्स है फॉर अ गिवन गैस, भाई एक मॉलिक्यूल का मास तो फिक्स होता है ना, बदलेगा थोड़ी नहीं। तो इसका मतलब एक चीज नोटिस करिए, c² T के प्रोपोर्शनल होता है। इसको एज अ फैक्ट रख लीजिए कि c² यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। रूट मीन स्क्वायर देखो, हाफ से हाफ कट गया, 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, और फॉर अ गिवन गैस मॉलिक्यूल का मास फिक्स होगा, तो c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर गिवन गैस या फॉर गिवन मॉलिक्यूल। अब देखिए फटाफट देखेंगे हमारा बॉयल्स लॉ, स्पीडिंग में कितनी देर बच रही है। हाँ तो फटाफट देखिए जो आज पढ़ा है हमने, पहले पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। मैं कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा, आप पढ़े हुए हो। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या पढ़ के आए हो, वो ये पढ़ के आए हो हम, ठीक है ना। यदि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस के इनवर्सली चलेगा। अच्छा हम जब पढ़ते थे तो हमारे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, जब हमने पहली बार केमिस्ट्री में पढ़ा था तो बस इतना पढ़ते थे,
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गलत है, गलत है, गलत है। इस फैक्ट के साथ ये ट्रू है, बिना इसके इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहा है यदि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस भी हुई एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस भी हुई कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। केमिस्ट्री में आप पेल के पढ़ चुके हो, तो मैं इसमें कोई मूड नहीं मार रहा कि कैसे इससे काम लेना है ना। मैं बताने जा रहा हूं कि हमने जो नई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी है उससे फटाफट देखिए प्रूफ, कितना आसान प्रूफ है। एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, 3-3 4-4 लॉ प्रूव करने जा रहे हैं। बताना प्रेशर का फॉर्मूला क्या है गैस का, 1/3 m/v/c²। अब सोचना 3 कांस्टेंट, मास ऑफ अ गैस लीक नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब बताइए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो c² के बारे में आपका क्या कमेंट है बताओ, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो कमेंट अबाउट द c², जल्दी बोलो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो c² भी कांस्टेंट होगा। भैया जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो देखो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही, गैस भरी हुई है तो वो कांस्टेंट हो गया मास। ठीक है, जब आप किसी इसको इस बैलून को प्रेशराइज करोगे, है ना, मतलब वॉल्यूम कंप्रेस कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसको वॉल्यूम को इसको यूं कम कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो प्रेशर की वजह से फट जाएगा ये, ठीक है ना। ये पड़ा ये, अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। हाँ मैंने एक्चुअली बैलून उठाया इसलिए था कि इसमें मेरे ऐसे ऐसे करने से इसके अंदर मास नहीं चेंज हो रहा, तो मास कांस्टेंट है। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ। प्रूफ देखिए एक झटके में हो गया। अब आइए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या स्टेटमेंट था उनका? स्टेटमेंट ये था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट रखें, है ना, प्रेशर ना बढ़ने तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। यही तो था ना, यदि मैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो। नहीं ठीक है बिल्कुल। तो अभी आ जाइए, हम जब पढ़ते थे तो ये डायलॉग नहीं केवल इतना पढ़ जाते थे, सब गलत होते थे हम। अब प्रूफ देखिए थोड़ी सी, ठीक है ना। फिर से यही दो कॉम्बिनेशन उठा लो। बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, m/v/c²। यहां से क्योंकि हमें वॉल्यूम और टी में रिलेशन पाना है तो पहले वॉल्यूम को लिख दीजिए, वॉल्यूम को इधर, प्रेशर को इधर, m/3p/c²। देखना अब क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता ही है, 3 कांस्टेंट है ही है, और क्योंकि स्टेटमेंट है यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट v/c² के प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम c² के, और हमारा c² t के प्रोपोर्शनल रहता है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन देता तो v हो गया t के प्रोपोर्शनल। लेकिन कब? जब प्रेशर कांस्टेंट माना गया है, हेंस प्रूव्ड। फिर आता है गेल-स्टैक्स लॉ। ठीक है, गेल-स्टैक्स लॉ या रैगनेट लॉ भी स्पेलिंग का कुछ इश्यू हो सकता है, इसलिए गेल-स्टैक्स लॉ या एक रैगनेट लॉ भी बोल देते हैं, या प्रेशर लॉ भी बोल देते हैं। रैगनेट लॉ या प्रेशर लॉ, ठीक है, प्रेशर लॉ। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि यदि हम क्या कह रहा है, तीसरा पलट दो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। आइए इसे भी एक झटके में प्रूफ कर देते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, है ना। फिर से प्रेशर का और ये वाला कॉम्बो उठा लो। प्रेशर किसके बराबर? 1/3 m/v/c²। वॉल्यूम देखो ये और ये तो कांस्टेंट है, इस बार वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर c² के प्रोपोर्शनल, c² t के प्रोपोर्शनल, तो p t के प्रोपोर्शनल, हेंस प्रूफ। ओके, और लास्ट, अच्छा समझ में आ रहा है ना इस स्पीड से? लास्ट है आवाज का, ठीक है, आप भी थक गए होगे, लास्ट और बताता हूं। देखो कितना कम, एक तीर से हमने 3 शिकार, एक चौथा शिकार और करेंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, यही कर देता हूं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस नहीं आ रहा, मेरा माइक नहीं आ रहा एक्चुअली वहां तक, ठीक है, यहां ले लेते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या थी? हाइपोथेसिस उनकी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि मैं आपके सामने 2 चैम्बर लूं, इन दोनों का वॉल्यूम, जैसे इसका वॉल्यूम v1 v2 हो, इसके अंदर जो गैस भरी हो प्रेशर p1 p2 हो, इसके अंदर टेम्परेचर t1 t2 हो, तो उन्होंने क्या बात बोली, सुनना, यदि वॉल्यूम बराबर हो इन दोनों के, मतलब वॉल्यूम अलग अलग ना हो के एक जैसे हो, उसमें गैस का प्रेशर भी एक जैसा हो, मतलब उतनी गैस ही बने कि प्रेशर बराबर हो और इनका टेम्परेचर भी बराबर हो, है ना। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, यदि इन दोनों चैम्बरों का वॉल्यूम बराबर हो, प्रेशर बराबर हो, टेम्परेचर बराबर हो, तो उन्होंने पता है क्या बोला, यदि ऐसा है, इफ
देन तो फिर सोच क्यों रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दोनों में बराबर होंगे। फिर दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। अरे जब वॉल्यूम बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है, तो इसको कोशिश करना प्रूव करने के लिए आपका होमवर्क टास्क है। नहीं है तो नोट्स में देखना, नोट्स में से पक्का समझ में आएगा। सिंपल है, जब मैंने आपको दे दिया ना, 3 बता दिए, थोड़ी सी मेहनत, हाँ थोड़ी सी नेक मेहनत जरूर लगेगी, कर लेना इसको। क्या बेटा ये बताइए, यहां तक